हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संकुल के रंग। तो देखो, अपन ने का जो चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, संकुल के रंग। अब संकुल के रंग का मतलब कि संकुल किस प्रकार के रंग प्रदर्शित करता है। अब देखो, अपन क्या करते हैं कि कोई भी श्वेत प्रकाश है, देखो सिंपल सी बात बोलो कि कोई भी श्वेत प्रकाश है, अगर अपन किसी श्वेत प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं, कोई भी श्वेत प्रकाश को अपन किसी भी वस्तु पर डालते हैं, तो उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। जब कुछ भाग अवशोषित व कुछ भाग परावर्तित हो जाता है एवं संकुल उस रंग को दिखाता है, मतलब जब अपन मैंने क्या लिया, कोई वस्तु लिया, कोई संकुल ले लिया, चलो अब उस संकुल के ऊपर अपन ने क्या डाला, श्वेत प्रकाश डाला, और श्वेत प्रकाश डाला तो क्या हुआ कि कुछ भाग तो अवशोषित हो गया, कुछ भाग परावर्तित हो गया, एवं संकुल उस रंग को दिखाता है जो उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है। क्या बोल रहा हूं कि संकुल उस रंग को दिखाएगा जो उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है। इस चीज को कैसे समझे, देखो अपन ने एक संकुल लिया था, उस संकुल पे अपन ने डाला श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश डाला तो उस श्वेत प्रकाश को डालने के बाद क्या हुआ कि कुछ भाग तो अवशोषित हो गया, कुछ भाग परावर्तित हो गया। अब वो संकुल किस प्रकार का रंग दिखाएगा, तो वो उस प्रकार का रंग दिखाएगा कि जिसको अवशोषित किया है उसका पूरक रंग दिखाएगा। जैसे अवशोषित रंग का पूरक रंग कैसे बताएंगे सर, तो देखो लाल होता है ना, लाल उसका होता है नीला। मैं लिख देता हूं या एक साइड लेता हूं अवशोषित रंग, यानी संकुल के द्वारा अवशोषित रंग, और ये लिख देता हूं पूरक रंग। ठीक है, समझ जाओगे। अब देखो अवशोषित रंग मैंने पहला लिखा लाल, लाल का अवशोषित रंग क्या, पूरक रंग कौन सा हुआ। अब क्या समझे कि मानो आपने संकुल पे श्वेत प्रकाश डाला, ठीक है, और उस श्वेत प्रकाश डालने पर उस संकुल ने क्या किया, लाल रंग अवशोषित किया। तो लाल रंग अवशोषित किया तो इसका पूरक रंग दिखाएगा, कौन सा दिखाएगा, नीला रंग दिखाएगा। अगर आपको मैं बोलूं संकुल ने बैंगनी रंग अवशोषित किया, क्या क्या, संकुल ने बैंगनी रंग अवशोषित किया, तो क्या होगा, इस बैंगनी रंग का होगा हल्का पीला। क्या होगा, हल्का पीला। अगर संकुल ने अवशोषित प्रकाश रंग वो बैंगनी किया तो उसका होगा हल्का पीला। और मानो अगर अपने पास संकुल है उसने पीला किया तो पीला करेगा तो कौन सा, बैंगनी। क्या, अगर पीला रंग अवशोषित किया तो उसका पूरक रंग होगा बैंगनी। और अगर मानो संकुल ने नीला हरा रंग किया, क्या, नीला हरा रंग, तो उसका पूरक रंग होगा नीला लोहित। क्या, नीला लोहित रंग, लोहित। अगर मानो संकुल ने केवल और केवल नीला रंग किया तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा पीला नारंगी। पूरक रंग क्या होगा, पीला नारंगी। तो इस बात को कैसे समझोगे आप, दोबारा से सुन लो मेरी बात, कि जब अपन किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, एवं संकुल उस रंग को दिखाता है जो उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक हो। मानो उसने अवशोषित रंग ये किया, इनमें से जैसे पीला किया तो उसका पूरक रंग क्या होगा, बैंगनी। अगर मानो उसने नीला किया तो पूरक रंग क्या होगा, पीला नारंगी। अगर मानो उसने नीला हरा किया तो उसका पूरक रंग क्या होगा, नीला लोहित। ठीक है, पहला पॉइंट आया समझ में। अब देखो सीएफटी पढ़ी अपने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है कि संक्रमण होता है। कौन सा संक्रमण होता है, डीडी संक्रमण, यानी डी संक्रमण बोल सकते हैं, डीडी संक्रमण। देखो मैं बोलता हूं, समझना इस बात को, पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बहुत से पॉइंट आपके इसमें क्लियर होगी, बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी। क्या हो रहा हूं कि सीएफटी सिद्धांत के अनुसार है ना, सीएफटी के अनुसार जो संकुल होता है, सीएफटी के अनुसार क्या होता है, संकुल होता है ना, संकुल वो डीडी संक्रमण प्रदर्शित करता है, और डीडी संक्रमण प्रदर्शित करता है। इसी कारण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन। क्या करते हैं, डीडी संक्रमण प्रदर्शित, और जब डीडी संक्रमण प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या होंगे, रंगीन होंगे। क्या होंगे, रंगीन। कैसे सर, तो देखो बच्चों अपन ने क्या देखा था, अपन ने
समभ्रंश कक्षक देखे थे, याद हो तो ऐसे 1 2 3 4 5, तो अपन ने देखे थे डी समभ्रंश कक्षक, जो दो भागों में जो ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? एक हो रहे थे T2G, एक हो रहे थे EG, यानी एक था निम्न ऊर्जा स्तर, एक था उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, इनके अलग अलग नाम थे। अब देखो क्या होता है कि मानो जब ये रंग कैसे प्रदर्शित करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए तो क्या होगा? डी संक्रमण, मतलब डी से डी में जा रहा है, डी से डी में जा रहा है भाई, दोनों डी तो है, ये डी ही कक्षक है, डी समभ्रंश कक्षक। तो ये क्या होता है, ये ही कारण होता है कि जो CFT सिद्धांत होता है उसके कारण क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षकों में ही जाते हैं, मतलब डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षकों के ही में ही जाते हैं, जिसके के कारण ही क्या करते हैं, रंगीन होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर जो CFT सिद्धांत के अनुसार जो संकुल होते हैं ना, CFT सिद्धांत के अनुसार ये डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो है श्वेत प्रकाश को किसी वस्तु पे अपने आपतित करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, संकुल वही रंग दिखाता है जो उस अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है ना। फिर अपन ने देखा कि CFT सिद्धांत के अनुसार ये डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, और ये इसी के कारण क्या होता है, ये रंगीन होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है उपसहज संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। क्या? उपसहज संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसहज संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। अब देखो उपसहज संयोजक यौगिकों के स्थायित्व में अपन क्या बोलेंगे कि उपसहज संयोजक जो धातु आयन क्या होता है, उपसहज संयोजक यौगिक होते हैं वो धातु आयन, मतलब M प्लस धातु आयन, वह लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। धातु आयन को M प्लस मतलब मेटल M प्लस आयन लिख दिया, कोई भी हो सकती है संयोजकता +1 +2 +3 +4 -1 कुछ भी हो सकती है ना, और लिगेंड को लिख दिया ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान सुना कि उपसहज संयोजक यौगिक होते हैं वह धातु आयन व लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला? धातु आयन व लिगेंड से। कैसे? ये अपने पास धातु आयन है और ये अपने पास कोई एन लिगेंड है, कितने भी हो सकते हैं लिगेंड, एन लिगेंड है, तो क्या करोगे, जब ये मिलकर बने होते हैं मतलब इनसे मिलकर बने होंगे, और कैसे बने होंगे, MLN और ये इसकी प्लस आयन जो भी होगा, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मिलकर बने होते हैं। M प्लस N और N लिगेंड है, वो आपस में जुड़ेंगे और क्या करेंगे, संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे, यानी उपसहज संयोजक यौगिकों का निर्माण करेंगे। अब अपन एक नियम पढ़ते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार। क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार। अब ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है और आपने शायद 12th में भी थोड़ा बहुत बताया होगा, नहीं अगर 11th में पढ़ा तो देखो क्या होगा कि अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, यानी साम्य स्थिरांक की क्या होती है, समानुपाती। क्या बोल रहा हूं, ये अपने क्या होता है, साम्य स्थिरांक, जिसको अपन किससे लिखेंगे, K से, जो किसके बराबर होगी, उत्पाद की सांद्रता कितनी, MLN प्लस अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता M प्लस N और L है, और वो कितनी L है, N, मतलब उसकी लिगेंडों की संख्या कितनी। ये आई बात समझ में कैसे किया, ठीक है। अरे उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता अलग अलग लिख दी, क्रियाकारक दो थे तो दोनों की अलग अलग लिख दी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो बात है वो समझो कि साम्यावस्था स्थिरांक है वह उपसहज संयोजक यौगिकों के स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। क्या? कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है वह उपसहज संयोजक यौगिकों का स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थायित्व
स्थिरांक। और इस स्थायित्व स्थिरांक को अपन के एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? के एस से लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं अपन कि के एस का जो मान होता है ना, यानी के एस मान, वह किसके समानुपाती होता है? स्थायित्व के समानुपाती होता है। किसके? स्थायित्व के। मैंने क्या बोला, ध्यान दो एक बार कि अपन उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड से मिलकर बनते हैं। किस प्रकार से? ये देखा अपन ने। फिर यहाँ पे अपन ने लगाया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और ये लगा के ऐसे किया। फिर अपन ने देखा कि के होता है, उसको अपन यौगिकों का, किसका? उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं, और केस का मान होता है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है। अब देखो इस स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, क्या बोल रहा हूं? स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है कि केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। क्या आता है? प्रभावित करने वाले कारक उसमें पहला कौन सा आता है? केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। ठीक है, अब देखो ये केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति को कैसे समझेंगे अपन कि किस प्रकार से ये केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति इसको प्रभावित करती है। तो देखो केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा, यानी जितना अधिक होगा, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या बोल रहा हूं? केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व, क्या? आवेश घनत्व जितना अधिक होता है, संकुल उतना ही स्थायी होता है। यानी कि इस केंद्रीय धातु आयन अपने पास कोई भी संकुल है, उसमें केंद्रीय धातु आयन पर अगर आवेश घनत्व जितना अधिक होगा, आवेश घनत्व जितना अधिक होगा, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब देखो ये आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं? तो आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? आवेश बटे आकार, यानी आवेश बटे त्रिज्या लिख सकते हैं उसको, आवेश बटे त्रिज्या। अब मेरे को बताओ, एक बात सोचो आप, अगर मानो त्रिज्या कम, क्या बोल रहा हूं? त्रिज्या कम तो आवेश घनत्व अधिक, यानी बढ़ेगा। अगर मानो आवेश ज्यादा तो आवेश घनत्व भी ज्यादा। अगर यहाँ पे उल्टा कर दूं, यानी त्रिज्या कर दूं ज्यादा तो आवेश घनत्व कम, और अगर मानो त्रिज्या कर दूं कम तो आवेश घनत्व ज्यादा। ऐसा ही तो होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ये त्रिज्या के। अब अपन आयन के संकुल का स्थायित्व का क्रम देखते हैं। क्या? आयन संकुल के स्थायित्व का क्रम। अब देखो ये क्रम किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, मैंने पॉइंट बोला है कि अपन केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति देख रहे हैं, और उस केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति में आवेश घनत्व जितना अधिक होगा, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। और आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे त्रिज्या, यानी त्रिज्या जितनी ज्यादा उसका आवेश घनत्व उतना ही कम। अगर मानो त्रिज्या जितनी कम, आवेश घनत्व उसका उतना ही ज्यादा। उल्टा होगा, जैसे अपन बात करें, जैसे कॉपर +2 का ज्यादा होता है, फिर निकल +2, फिर अपना आ जाता है, देखो Mn+2, और फिर आ जाएगा कोबाल्ट +2। इस प्रकार से ये स्थायित्व का क्रम होता है। कैसे? इस चीज को कैसे समझोगे? देखो ये ज्यादा कैसे हुआ, अपन इधर जा रहे हैं, मैग्नीज से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो त्रिज्या में क्या आ रही है? कारण क्या है इसका कि सर त्रिज्या में कमी है। क्या है? त्रिज्या में कमी। और
त्रिज्या में कमी होगी तो आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा तो जो आयन होंगे उसका संकुल होगा वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे स्थायित्व की बात करें तो किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, कॉपर +2 आयन का ज्यादा होता है, और इस कम किसका है, मैग्नीज +2 का। तो ये अपन किस चीज से डिनोट कर रहे हैं इस चीज को, कि अपन समझ सकते हैं इसको कि आवेश घनत्व होता है वो आवेश बटे त्रिज्या होती है। और आवेश बटे त्रिज्या को कैसे समझोगे, कि जैसे त्रिज्या के मान में कमी होगी तो आवेश घनत्व ज्यादा होगा, और यहाँ पे अपन कॉपर +2 का जो स्थायित्व होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है उसका रीजन अपन बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या का मान होता है वो कम होता है, आवेश घनत्व ज्यादा होता है, और जिसका आवेश घनत्व ज्यादा होता है वह संकुल अधिक स्थायी होता है। तो ये पॉइंट आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में, वो आता है अपना सेकंड पॉइंट। देखो ध्यान देना कि जो लिगेंड की प्रकृति, पहला अपन ने देखा केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है लिगेंड की प्रकृति। किसकी, लिगेंड की प्रकृति। अब अपन बोलते हैं कि सर ये लिगेंड की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी इसको, आवेश केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति थी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड की लिगेंड की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी सर इसको, तो क्या बोल रहा हूं ध्यान देना कि लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा वह उतना ही सरलता से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु आयन को करेगा। क्या बोल रहा हूं, लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा वह उतनी ही सरलता से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर का दान धातु आयन को करेगा। यानी अपने पास कोई अधिक क्षारीय लिगेंड है, मतलब उसकी क्षारकता जितना ज्यादा क्षारीय होगा वह अपने पास उपस्थित लोन पेयर को आसानी से उसको देगा, मतलब बहुत सरलता से देगा। किसको, धातु आयन को देगा, और धातु आयन को देगा तो जितना ज्यादा देगा उतना ही वो अधिक स्थायी होगा। तो दोबारा सुना, लिगेंड जितना अधिक क्षारीय, क्या, लिगेंड जितना अधिक क्षारीय, यानी लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा वो क्या करेगा, उतना ही सरलता से, यानी उतनी ही सरलता से लोन पेयर देगा। और ये लोन पेयर किसको देगा, केंद्रीय धातु आयन को। किसको, केंद्रीय धातु आयन को देगा। और जब ये केंद्रीय धातु आयन को जितनी सरलता से लोन पेयर दान करेगा तो क्या होगा, संकुल उतना ही अधिक स्थायी, यानी संकुल अधिक स्थायी। अरे आया क्या ये समझ में पॉइंट, इधर ध्यान दो, वापस ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। देखो मैंने बोला कि लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा वह सरलता से लोन पेयर देगा, और लोन पेयर का दान करेगा। किसको करेगा, केंद्रीय धातु आयन को उतनी ही सरलता से लोन पेयर दे देगा। और जब तक लोन पेयर जितना अधिक सरलता से देगा तो वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब अपन ने दो पॉइंट पढ़े इसको, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, दूसरा लिगेंड की प्रकृति। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है किलेटीकरण। क्या आता है, किलेटीकरण। लास्ट पॉइंट है इसमें क्या, किलेटीकरण। थर्ड पॉइंट है वो क्या है, किलेटीकरण। अब ये किलेटीकरण क्या होता है सर, किलेटीकरण क्या होता है सर, तो देखो किलेटीकरण को अपन आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, अपन ने किलेटीकारी लिगेंड पढ़े थे, याद हो तो स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में अपन ने देखा था किलेटीकारी लिगेंड। पहले अपन ने एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षंटदंतुक लिगेंड पढ़े, उसके बाद अपन ने किलेटीकारी लिगेंड पढ़े। याद है क्या, भूल गए सर, एक बार देखो उनको, वापस देखो। और उन किलेटीकारी लिगेंड में अपन ने पढ़ा था, एक पढ़ा था ईएन, एथिलीन डाइएमीन, एक पढ़ा था ऑक्जिलेटो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अब सुनना मेरे को ध्यान से कि किलेटीकारी लिगेंड होता है वो क्या करेगा, किलेटीकारी लिगेंड होगा वो क्या करेगा कि किलेटीकारी लिगेंड से बने जो संकुल होंगे वह स्थायित्व होगा वो एक दंतुक लिगेंड से अधिक होगा। कैसे सर, तो समझे नहीं इस बात को, क्या बोल रहा हूं कि किलेटीकारी लिगेंड है
उस किलेटिकारी लिगेंड से जो संकुल बनते हैं वह एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल से अधिक स्थायी होते हैं। क्यों सर? क्योंकि किलेटिकारी लिगेंड की वजह से उस संकुल के अंदर चक्रीकरण आ जाता है, मतलब साइक्लाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है, और साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और साइक्लाइजेशन जब हो जाता है तो वो स्थायित्व ज्यादा होता है। कोई भी हो अपने पास जिसके चक्रीकरण हो, मतलब साइक्लाइजेशन की प्रोसेस आ जाती है जिसके अंदर, तो वो है ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि किलेटिकारी लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल से अधिक होता है, क्योंकि चक्रीकरण से स्थायित्व की प्राप्ति हो जाती है। क्या सर आ गए समझ में? किलेटिकारी का समझ दो, सिंपल सी बात है बेटा जी, सिंपल सी क्या बात है कि किलेटिकारी का मतलब क्या होता है कि किलेटिकारी लिगेंड आएगा, और किलेटिकारी लिगेंड की वजह से क्या बनेगी, रिंग बन जाएगी, और रिंग बन जाएगी मतलब चक्रीकरण हो जाएगा, चक्रीकरण होने के कारण स्थायित्व ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखो सबसे पहला पॉइंट देखा था संकुल करण। संकुल करने में सिंपल सी बातें की थी अपन ने कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी वस्तु पर आपतित किया जाता है तो कुछ भाग अवशोषित कुछ भाग परावर्तित। संकुल उस रंग को दिखाता है जो उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक हो। तो अपन ने देखा लाल का पूरक होता है नीला, बैंगनी का पूरक होता है हल्का पीला, पीला का होता है बैंगनी, नीला हरा का होता है बैंगनी लोहित, और नीला का होता है पीला नारंगी। फिर अपन ने देखा सीएफटी सिद्धांत के अनुसार ये डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, और डी संक्रमण प्रदर्शित करने के कारण क्या आती है, रंगीन होते हैं। फिर अपन ने देखा इनका स्थायित्व है। स्थायित्व में अपन ने देखा कि ये जो होते हैं लिगेंड होते हैं वो धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बने होते हैं। तो ये इन पे फिर अपन ने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाया। फिर अपन ने साम्य स्थिरांक निकाल लिया। साम्य स्थिरांक को कैसे बोल सकते हैं अपन, केएस स्थिरांक भी बोलते हैं। केएस का मान होता है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है। फिर प्रभावित करने वाले कारक की बात की, और प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपन ने बात की केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। और केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति में अपन ने देखा कि जिस भी संकुल का यानी आवेश केंद्रीय धातु आयन पर अगर आवेश घनत्व जितना अधिक होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, आवेश बटे त्रिज्या से निकालेंगे, और आवेश बटे त्रिज्या से निकालेंगे तो अपन ने ये समीकरण ये क्रम देखा, और इस क्रम में अपन ने देखा कि कॉपर की जो स्थायित्व होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि इसकी त्रिज्या होती है वो कम होती है। फिर अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ा लिगेंड की प्रकृति, और लिगेंड की प्रकृति में अपन ने देखा कि जो लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा वह उतनी ही सरलता से लोन पेयर दे देगा केंद्रीय धातु आयन को, और लोन पेयर दे देगा तो वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा किलेटिकरण। किलेटिकरण क्या होता है बच्चों? किलेटिकारी लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से अधिक होता है, यानी एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चक्रीकरण से स्थायित्व की प्राप्ति हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आज अपना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करो, करने की कोशिश करो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी सी भी बात अगर आपको कुछ भी समझ में आए पूरे चैप्टर में कहीं से भी, तो आप पूछना है ना, क्योंकि बच्चों आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे इसको रिवाइज करते जाओगे तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपके माइंड में ये बातें घूमती रहेगी और ज्यादा आपको ये याद रहेगा किस प्रकार से लिगेंड जुड़ रहा है, कैसे हो रहा है, इसका नाम आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, है ना, इसके सर हम कैसे इसकी प्रकृति को प्रभावित करते हैं ना, किस प्रकार से वीपीटी सिद्धांत लगता है सर, किस प्रकार से सीएफटी लगता है सर, कब सर इसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कब इसकी सर वो दुर्बल लिगेंड होता है वो युग्मन नहीं दर्शाता, प्रबल लिगेंड युग्मन दिखा देता है, कैसे क्या होता है सर, कैसे अपन उनका सीएफटी और वीबीटी से करते हैं। तो देखो अपन सीएफटी से वीबीटी से अपन ने किसी लिगेंड का विभेदन किया था, उस प्रकार से सीएफटी से भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई लिगेंड दे दे कि Fe2O6+2 और FeCN6 का होल 4-, तो आप इसको सीएफटी के आधार पर विभेदित करो। तो वही सिंपल सा काम है कि आपको पेयरिंग एनर्जी का पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल में एक आपको दुर्बल लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड है, एक में पेयरिंग हो जाएगी, एक में नहीं होगी। किसमें हो जाएगी, किसमें नहीं होगी? अब अटक गए सर, अटक कहाँ गए? आपको पता है सर दुर्बल लिगेंड कौन सा होता है, प्रबल लिगेंड कौन सा होता है, दिखाया था मैंने।
तो आपको वो याद होना चाहिए। सर दुर्बल लिगेंड होता है वो H2O होता है, तो उसमें तो पेयरिंग होगी ही नहीं, और जो उसमें युग्मन नहीं होगा, और जो CN होता है वो पर्पल लिगेंड होता है, उसमें युग्मन हो जाएगा। सर T2G और EG, ये रहा T2G और EG, यहाँ पे सर 6 के 6 लिगेंड उस प्रकार से आ जाएंगे, इसमें ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है कि कौन सा रंगीन होगा, कौन सा रंगहीन होगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको बस ऐसे पता होना चाहिए पूछ क्या है। आप जब भी कोई क्वेश्चन बोलो तो आपको थोड़ा एक बार ऐसे पता लगा दो कि हमें पूछ क्या रहा है। आप ऐसे देखो कि हमें पूछ क्या रहा है और हमें दे क्या रखा है, अगला पूछना क्या चाह रहा है हमें, ऐसे सीधा सिंपल तरीके से पूछेगा बस आप, है ना। तो आप उसको एक बार पढ़ो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो।